बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के एक बड़े आम रहनुमा है। आज उन्होंने मरियम नवाज से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। इसके पीछे असल स्टोरी क्या है, मरियम नवाज की तौहीन पर उस शख्स के साथ क्या किया गया, बड़ा खतरनाक इल्जाम उन्होंने लगाया है। तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान रियाज के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, उनको किन बातों पर कायल किया जा रहा है, इस हवाले से एक बड़ी ही आम खबर है जो आपके सामने रखनी है। रेड लाइन क्रॉस हुई है या अभी नहीं हुई, फजल रहमान ने एक मर्तबा फिर एस्टैब्लिशमेंट को आज ललकार दिया है। उनकी डिमांड क्या है, क्या इल्जामात लगा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। और जो दोस्त फेसबुक पर पाक न्यूज विद साजिद गोंदल देख रहे हैं, जरूर आप पेज को भी लाइक किया करें, फॉलो किया करें और आगे वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आज अदालती और सियासी महाज पर बड़ा गर्म दिन था। एक तरफ तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा वो मुशावरत के लिए अडयाला जेल पहुंचे। अदालत का हुक्म उनके पास मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट जो है असद वड़ैच, वो इतना ताकतवर है कि उसने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया और मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया है। अब ये मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि चूंकि अब सेनेट के जो मखसूस नशिस्तें हैं, कुछ नशिस्तें हैं, वहां पर कुछ सेनेटर के इलेक्शन होने हैं, तहरीक इंसाफ के बाद मखसूस नशिस्तें नहीं है, तो उस पर क्या हमारी हिकमत अमली है, इस मामले पर जो है हमारी डिस्कशन होनी है। हमें मुशावरत की जरूरत है, लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इससे एक तो ये तासर बनता है कि मजीद अब तहरीक इंसाफ के साथ जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है, जो बहुत सारे लोगों को नजर आ रहा था कि शायद इलेक्शन के बाद जो अवाम ने मैंडेट दिया है उसका कुछ ना कुछ एहतराम किया जाएगा और फिर जो है वो कुछ सख्तियां जो है वो नरमी के अंदर बदलेंगी। एक बात जरूर है कि बहुत सारे जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई का सिलसिला शुरू है। आज भी 30 जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात के अंदर जो केस थे उसके अंदर उनकी जमानतें अप्रूव हुई है। ये एक अच्छी खबर जरूर है। दूसरी तरफ जो है वो आज लाहौर के अंदर फजल रहमान साहब जो है उन्होंने आज पार्टी काउंसिल से खताब किया है। उस खताब के अंदर जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भरपूर लिताड़ा है। एक तो आज सेनेट के अंदर आखिरी खताब था सेनेटर मुश्ताक अहमद का। उन्होंने बड़ी तनकीद की है और आइन और कानून की शिकें पढ़ के बताया है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने किस तरीके से ये सारे मामलात जो है वो अपने हाथ में लिए हैं और किस तरह कानून और आइन को वायोलेट किया जा रहा है। लेकिन अब फजल रहमान पहले तो इमरान खान की हुकूमत को ललकारते थे कि तिनके की तरह बहा देंगे। अब वो समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से धांधला हुआ है तो उससे वो भी मुतासर हुए हैं। अब उनका जो शिकवा है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं है बल्कि सिंध और बलूचिस्तान में है। अब यहां पर वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सुन ले, हम एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते, अपनी हदूद में रहो। यानी एक इदारे की बालादस्ती को हम तस्लीम नहीं करते, आइन और कानून ने जो मैकेनिज्म बनाया है उसके मुताबिक ही बेहतरी है। खुदा न खास्ता मैं इस मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूं। ये एक बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है और ये खतरनाक इस पैराए के अंदर नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोई मुल्क दुश्मनी कर दी है, लेकिन जो हालात हैं, चूंकि उस वक्त भी इलेक्शन को तो अवामी मैंडेट की तौहीन की गई और उस वक्त भी हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी की जो अप्रोच थी वो एक पेज पर थे और मुल्क दो लख्त हुआ। और अब जो है जिस अंदाज के अंदर जो है वो अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है, अदालतें और पूरा जो सिस्टम है जिस तरह वो अवाम के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो अब पुरअमन तरीके से और क्या रास्ता आवाम के पास बचेगा कि वो अपना हक ले सकें। ये बड़ी एक खतरनाक स्टेज है जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उसको आपने सूबों के अंदर हुकूमत नहीं दी, वफाक के अंदर हुकूमत नहीं दी। जिसको अवाम ने मुस्तरद किया, जिन लोगों को जो अवाम के अंदर नफरत की अलामत बने, उनको जबरदस्ती कब्जा दिलवा दिया गया है। और ये बेशक वो चीज है जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है, ये उन्होंने बात की है।
अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में जो कुछ कहा है वो बदनीयती पर मबनी है। ये बेसिकली बलूचिस्तान का केस था, फजल रहमान की पार्टी का, और वहां पे नून लीग के एक बंदे को जितवाया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, बस उसका एहतराम करें। आईनी इदारा अवाम के हकूक को पामाल करे, रौन डाले, वो आईनी इदारा है, लिहाजा एहतराम करें। भाई जो आईनी इदारा अवाम का एहतराम नहीं कर रहा, अवाम उसका एहतराम कैसे करे? ये एक सवाल है जो जिस पर डिबेट होनी चाहिए। जो इदारा अवाम का एहतराम ना करे, अवाम उसका एहतराम क्यों करे, इस नुक्ते पे जरूर जो है वो बहस होनी चाहिए। सानिया 9 मई की मुजम्मत है, लेकिन सानिया 9 फरवरी की भी मुजम्मत है। 9 मई वाले भी कटहरे में आने चाहिए, 9 फरवरी वाले भी कटहरे के अंदर आने चाहिए। उन्होंने कहा मजीद कि हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मैंने शहबाज शरीफ से कहा अपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप न बन जाए। हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने की है। ये बड़ा देखे ना, फजल रहमान साहब अपनी जो जमात के लोग हैं उनके अंदर बैठ के उनकी जो शूरा है सूबाई जो एग्जेक्टिव है उसको ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये धांधली एस्टैब्लिशमेंट ने की है। अब उनके साथ धांधली का वो ज़ाहिर है वही इल्जाम लगा रहे हैं जो अचकजई, एएनपी, जो तहरीक इंसाफ, मेंगल, सारे मिलकर लगा रहे हैं। और जिस तरीके से हुआ है तो ये बड़ी आज एक अजीब सूरत हाल है। दूसरी तरफ आज एक खबर आई और मैं खुद उस पर हैरान था, और खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है जमील असगर भट्टी। ये तहरीक इंसाफ लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, और इनके हवाले से ये खबर जियो न्यूज ने और चैनल ने चलाई कि उन्होंने माफी मांगी है मरियम नवाज से, और उन्होंने कहा मैं आपके हवाले से सख्त जबान इस्तेमाल की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। अब ये जो बात है मैंने खुद इसको अप्रिशिएट करता हूं। अगर खातून की हैसियत से कोई बद इखलाकी करता है, गलत जबान इस्तेमाल करता है, तो माफी मांगने के अंदर कोई हर्ज नहीं है। असूली तौर पर मरियम नवाज से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, वो मैंडेट चोरी करके वजीर आला बनी है, इस पे बात हो सकती है। उसके खानदान ने जिस तरह बैरून मुल्क जायदादें बनाई, कैसे वो उन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानियों को दफन किया, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूं जो इखलाकी एतबार से वो खातून हो मर्द हो उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। और जिस तरह बुशरा बीबी पर जाती हमले किए गए और मरियम नवाज खामोश रही, उस ये भी काबिल मजम्मत है। यानी कोई भी हो ये एहतराम लाजम है। लेकिन यहां पर जब मामला जो सामने आया वो और है, और ये जो है ये असल में उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन ये शाकर महमूद अवान साहब है, लाहौर के बड़े आम कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो बताते हैं कि इस माफी की कहानी कुछ और है, और ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जमील असगर भट्टी की। ये वकील भी हैं, लाहौर के प्रेसिडेंट बनाए गए और इनको अगवा किया गया था इलेक्शन से चंद दिन पहले। अब उन्होंने क्या कहानी बताई है ये शाकर महमूद अवान साहब ने रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला लाहौर जमील असगर भट्टी साहब की ऑफिशियल स्टेटमेंट। ये उस जियो के और चैनल पर माफी की खबर चलने के बाद का मामला है। इसका मतलब है कि मरियम नवाज की जो गुस्ताखी करता है उसको उठा लिया जाता है, फिर उसके साथ ये होता है। आखिर ये मरियम नवाज की तो अभी वजीर आला नहीं बनी थी, उससे पहले इलेक्शन से पहले ही उनको उठा लेना। ये जरा स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि इलेक्शन से 10 रोज पहले मैंने एक जलसे में तकरीर करते हुए मरियम नवाज के हवाले से सख्त अल्फाज बोले थे, जिसके 4-5 दिन बाद मुझे मेरे घर से उठा लिया गया। 2 दिन मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद के दौरान मुझे 2 ऑफर्स दी गई। एक ऑफर यह थी कि मैं बुशरा बीबी का नाम लेकर बुशरा बीबी को भी वही गंदी और गलीज गालियां निकालूं, इमरान खान पर इल्जामात लगाकर तहरीक इंसाफ छोड़ दूं। ये 2 ऑप्शन थे। तो मैं खुदकुशी तो कर सकता था, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकता था। मैंने बावजूद सख्त जिस्मानी तशद्दुद के उनकी दोनों शराइत मानने से इनकार किया। फिर उन्होंने मुझे मरियम नवाज से माफी मांगने की ऑफर दी। मेरे लिए बुशरा बीबी के खिलाफ बदजबानी करने या पार्टी छोड़ने से कहीं बेहतर था कि मैंने मरियम नवाज को जो नहायत गंदी और गलीज गालियां दी थी उन पर माफी मांगकर अपने नजरिए को बचा लेता। गलीज और गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए थी, ये एक असूली बात है। इमरान खान मेरा लीडर है, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं और मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है।
اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو اپنے نظریے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اوپر کس طرح مجھے اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ اب اگر تو پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک عورت کی انہوں نے تذلیل کی، تو اصولی طور پر ان پر مقدمہ بننا چاہیے تھا، قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح اغوا کر کے تو پھر ایک مریم تو یہاں جو ہے نا، وہ دیکھیں مریم کے خلاف زبان اگر غلط استعمال ہوئی ہے وہ قابل مذمت ہے، میں بات کر چکا ہوں، لیکن صرف مریم نواز تو یہاں مقدس نہیں ہے۔ یا تو بشرا بی بی پر بڑے غلیظ حملے کیے گئے، تو عورتیں یا مرد سارے مقدس ہونے چاہیے، ریاست کے لیے سارے یہ مقدس ہوتے ہیں۔ تو پھر مریم نواز کی گستاخی پر اغوا، تشدد، معافی تلافی، یہ بات جو ہے بہرحال یہ عجیب ہے۔ قانون کے مطابق کارروائی کا پلیٹ فارم موجود تھا، اس کو استعمال نہیں کیا گیا، یہ بھی ایک دوسری چیز آئی ہے۔ اب دوسری چیز بھی جو ہے وہ کچھ صحافیوں نے، کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے عمران ریاض خان سے جیل میں۔ اب یہ بات جو ہے وہ یہ بھی لاہور کے بڑے عام یہ رپورٹر ہیں شاکر محمود اوان، انہی کی میں بات کروں گا، لیکن یہ بڑی سنجیدہ، چونکہ یہ کریڈیبل صحافی ہیں لاہور کے۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اینکر عمران ریاض خان نے لاہور کیمپ جیل سے ایک پیغام دیا ہے، اور پیغام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر نئے مقدمات ڈالنے کی تیاری ہے، جیل میں شدید دباؤ ہے کہ میں اپنا موقف تبدیل کروں، ورنہ آزادی بھول جائیں، یعنی لمبے عرصے کے لیے جیل میں، اور لمبے عرصے میں جیل میں رکھنے کے لیے جو ہے نا ایک بہترین ہتھیار 9 مئی ہے، جو ایسا سمندر ہے جس میں پورے پاکستان کی عوام کو ڈبویا جا سکتا ہے۔ تو وہ کام تو آلریڈی چل رہا ہے، جس کے خلاف کوئی اور کیس نہ ہو تو 9 مئی کا کہیں نہ کہیں کا ڈال دیں۔ اسی وجہ سے یہ 9 مئی کے واقعات کے جو کیسز ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں وہ یا تو دباؤ یہ ہے کہ موقف تبدیل کروں ورنہ آزادی بھول جائیں، لمبا عرصہ جیل میں رکھیں گے، دھاندلی پر موقف بدلنے اور نئی حکومت پر تنقید نہ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے اور پولیس کو استعمال کیا جائے گا، اہل خانہ پر بھی شدید دباؤ ڈالا جا رہا تھا، یعنی گھر والوں پر بھی دباؤ ہے، میرے اوپر بھی جو جیل ہے کیمپ جیل لاہور، وہ جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو موجودہ دھاندلا ہوا ہے اس پر میں رائے نہ بناؤں، یہ جو قوم کے اوپر ڈکیٹی ہوئی ہے مینڈیٹ پہ، تو اس پر ورنہ لمبے کیسز ہوں گے، لمبی جیل ہوگی اور مقدمات ڈال دیے جائیں گے۔ چونکہ عمران ریاض کا خوف یہ ہے، لاکھوں لوگ ملینز کی تعداد میں اس کو سنتے ہیں، اور وہ لوگ نہ سنیں، آواز اگر بند ہو تو ظاہر ہے جو سنتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ متاثر بھی ہوتے ہیں اس رائے سے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، تو وہ آواز اس لیے اب بند کی گئی ہے۔ تو لگتا یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا پوری ریاست آل شریف اور آل زرداری کی نوکری میں پوری طرح لگ گئی ہے، باقی شہریوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ روتے رہیں، پیٹتے رہیں، وہ جیسے بھی ہو، بس اقتدار کے مزے جو ہے وہ ہم نے لینے ہیں زرداری اور آل شریف کے ساتھ مل کے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ بڑی انہوں نے عجیب یہ پیغام دیا۔ بہرحال پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔